विजिबल है? यस सर। तो देखो अभी तक अपन ने जितना भी देखा है, तो अपन ने अल्फाबेट के हिसाब से ओवरऑल जितनी थ्योरी पोर्शन था आईएएस ग्रुप का वो अपन ने देख लिया। तो मैं ऊपर से तुमको वापस से रिवाइज करवा देता हूँ, बिकॉज 2 दिन हो चुके हैं। मुझे ये बताओ कि संडे के दिन किसी ने या वीकेंड पे किसी ने कुछ प्रैक्टिस करी थी स्टैट की? किसी को कुछ डाउट्स वगैरह है अभी तक अपन ने जितना किया उसमें? फटाफट रिस्पॉन्स दो। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जैसे मैंने तुमको बताया था कि अपना आई एस 1893 है। तो 1893 में जो बेसिक फार्मूला था, जहाँ से अपन ने कैलकुलेट किया था अपनी ए एच की वैल्यू, वो है Z/2 मल्टीप्लाई एस ए बाई जी डिवाइडेड बाई आर बाई आई। यहाँ से अपन ने सारे फैक्टर्स देखे थे। ठीक है, तो Z जो है वो जोन फैक्टर था, एस ए बाई जी की वैल्यू टाइम पीरियड के हिसाब से अपन ने फाइंड करी थी। R जो है वो रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर है और I जो है वो इम्पोर्टेंस फैक्टर है। इन सब की वैल्यूज अपने को नीचे टेबल में दे के रखी है। ठीक है, अब ए एच फाइंड करने के लिए अपने को जेड की ज़रूरत होती है, तो जेड अपने को टेबल नंबर 3 में दिया हुआ है। उसके बाद मैंने तुमको बताया था कि जो भी सॉफ्टवेयर है अपना वो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड के हिसाब से काम करता है, तो डायनामिक एनालिसिस मेथड की तरफ अभी अपने को जाना भी नहीं है। ठीक है, तो इस मेथड में फिर अपन नीचे आते तो अपन फाइंड करेंगे आई की वैल्यू अपने को टेबल नंबर 8 में देके रखी है। उसके बाद आर की वैल्यू अपने को टेबल नंबर 9 में यहाँ से मिल जाएगी। टोट ने यहाँ पे अपने को अलग अलग फ्रेम के सिस्टम डिफाइन किए हैं, जो मैंने तुमको पहले भी समझाए थे। मूवमेंट फ्रेम सिस्टम जो कि अपना नॉर्मल बीम कॉलम का फ्रेम होता है। ब्रेस फ्रेम सिस्टम जिसमें ये ब्रेसिंग ऐड हो जाती है। स्ट्रक्चरल वॉल सिस्टम मतलब जिसमें शियर वॉल्स वगैरह ऐड हो जाती है अपनी बिल्डिंग में। और ड्यूअल सिस्टम जो है वो इन सारे सिस्टम का कॉम्बिनेशन होता है। और फ्लैट स्लैब जैसे कि तुम सबको पता ही होगा कि बिना बीम के जो स्लैब बनती है उसको अपन फ्लैट स्लैब बोलते हैं। तो इस हिसाब से टोटल रिस्पॉन्स फ्रैक्शन फैक्टर की अपने को वैल्यूज डिफाइन करी है। ठीक है, उसके बाद जब भी अपन इम्पोज्ड वेट कैलकुलेट करते हैं, सिस्मिक वेट कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे लाइव लोड के हिसाब से टोट ने 2 प्रोविजन दिए हैं। अगर अपना लाइव लोड 3 या 3 से कम है तो अपन 25% कंसिडर करेंगे, और 3 से ज़्यादा है तो अपन 50% कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन और नीचे आते हैं तो इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड में अपने को सबसे पहले टाइम पीरियड निकालना होता है। तो यहाँ से जो अपन टाइम पीरियड निकालेंगे, जहाँ पे वापस से उन्होंने 3 टाइप की बिल्डिंग्स डिफाइन करी है। बेयर एमआरएफ, उसके बाद बिल्डिंग्स विद आरसी वॉल्स, और सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज फार्मूला जो है वो ऑल जो सी टाइप में दिया हुआ है वो वाला होता है 0.09 H/√B। जहाँ पे H जो है वो प्लिंथ लेवल से लेके रूफ लेवल तक की हाइट होती है, और D जो है वो बिल्डिंग का वो वाला बेस डायमेंशन होता है जिसके डायरेक्शन में अपन अर्थक्वेक फोर्स को कंसिडर करते हैं। यहाँ से अपन टाइम की वैल्यू निकालेंगे, टाइम से अपने को ऐसे बाई जी मिलेगा। ऐसे बाई जी को अपन उस ए एच के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ से ए एच मिलेगा। और फाइनली ए एच मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू से अपने को बी बी मिलेगा, और बी बी ही जो है वो अपने को बेस रिएक्शन होता है, जो कि एट लास्ट अपने को फाइंड करना होता है अर्थक्वेक फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये पूरी समरी थी जो अपन ने डिस्कस करी थी पिछले 3 दिन में। ठीक, अब अपन सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर पे अभी अपन इसी मॉडल पे कंटिन्यू करते हैं वर्क करना। ठीक है, तो उस दिन मैंने तुमको ये सारी चीज़ें जो है लोड्स एंड डेफिनेशंस में और स्प्लिट की डेफिनेशन कैसे देते हैं ये चीज़ मैंने समझाई थी। ठीक है, एक बार मैं ओवरव्यू वापस से दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन डेफिनेशंस पे आए। डेफिनेशन में सिस्टम डेफिनेशन पे जाने के बाद अपन ऐड करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ऑलरेडी डेफिनेशन डली हुई है। तो एक बार तुम बताओ कि तुमको समझ में आया था या मैं डिलीट करके वापस से बताऊँ इसमें डेफिनेशन देना? सर वापस से बता दीजिएगा। ठीक है, तो अपन इसको पूरा डिलीट करते हैं। तो एक काम करता हूँ, फिर मैं नीचे से जो अपन ने अर्थक्वेक लोड्स डिफाइन किए थे यहाँ से इसको भी डिलीट मार देता हूँ, है ना, तो तुमको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा।
तो अब वापस से ध्यान से देखो एक बार, अपन ने यहाँ पे इस मॉडल में ऑलरेडी डेड और लाइव फोर्सेस जो है वो डिफाइन करके रखे हुए हैं। सेल्फ वेट है, उसके अलावा फ्लोर लोड्स और जो जो भी लाइव लोड्स वगैरह है ये अपन ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। ये रैंडम बेसिस पे लिए है, अभी अपन ने आईएस कोड के हिसाब से नहीं लिया है। ठीक है, अब इसी बिल्डिंग में अपन अर्थक्वेक फोर्स कंसिडर करेंगे वापस से। तो अपन डेफिनेशंस में डेफिनेशंस में जाने के बाद सिस्मिक डेफिनेशंस पे आके इसको ऐड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सिस्मिक पैरामीटर्स सबसे पहला ऑप्शन होता है, यहीं से अपने को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे अपना आईएस इंडियन कोड सिलेक्ट करेंगे। तो अपन फिलहाल 2005 जो है वो इस सॉफ्टवेयर में फीड है, लेकिन मैं तुमको जो बता रहा था वो 2016 है। ठीक है, लेकिन अब ठीक है 2005 फीड है तो अपन 5 के हिसाब से ही काम करेंगे, बिकॉज 16 और 5 में जो अपना लीनियर स्टैटिक मेथड है उसमें कोई डिफरेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आने के बाद अपन जनरेट करते हैं। जनरेट करने में वापस जितने पैरामीटर्स अपन ए एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे अपने को एज ए इनपुट डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले जोन के हिसाब से चलते हैं। फॉर द सेक अपन कंसिडर करते हैं कि अपना जो स्ट्रक्चर है वो जोन 4 में है, तो जोन 4 कंसिडर करेंगे। तो जोन फैक्टर 0.24 ऑलरेडी इसमें आ चुका है। फिर अपनी जो बिल्डिंग है वो अपन नॉर्मल एसएमआरएफ बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं। एसएमआरएफ मैंने तुमको समझाया था। ठीक है, एसएमआरएफ बिल्डिंग्स क्या होती है, इसमें अपना नॉर्मल रेनफोर्स कंक्रीट बीम कॉलम अरेंजमेंट होता है और बीच में वॉल्स होती है। ये एसएमआरएफ बिल्डिंग होती है, स्पेशल आरसी मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम। तो इसके लिए आर की वैल्यू 5 होती है। अभी कंसिडर करते हैं कि अपनी बिल्डिंग जो है वो एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में आ रही है, तो उस केस में इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5 है। सॉइल टाइप अपन मीडियम ले लेते हैं। आरसी फ्रेम बिल्डिंग ऑलरेडी, और डैम्पिंग रेशियो हमेशा 5% मिनिमम कंसिडर करना है। यहाँ से अपन जनरेट करेंगे तो जो अपन ने पैरामीटर्स दिए उसके हिसाब से ये वैल्यूज जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। अगर तुमको जनरेट नहीं करते हुए मैनुअली देना है, फॉर एग्जांपल तुम चाहते हो कि तुम्हारी बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस फैक्टर तुमको और बढ़ाना है, 1.5 नहीं रखना है तुमको, 3 रखना है, तो तुम यहाँ से भी 3 इसको इनपुट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो और ये जो नीचे के पैरामीटर्स है ये फिलहाल की कंडीशन में अपने यूज के नहीं है ना। तो यहाँ से इसको अपन करते हैं ऐड। ये ऐड होने के बाद यहाँ पे अपनी डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, अब ये वाली डेफिनेशन जो बनी है इसमें अपन ने अभी कोई भी फोर्सेस या कोई भी वेट्स कुछ भी अपन ने इसमें इनपुट नहीं किया है, तो अभी स्टैट इसको एज अ फोर्स कंसिडर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको एज अ फोर्स कंसिडर करवाने के लिए अपने को इसमें वेट्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। तो अब वेट ऐड करने का एक पहली मेथड है। पहली मेथड जो है वो यही होती है कि तुम इसके यहाँ पे जो अपन ने फैक्टर्स दिए थे जोन, इसके ऊपर इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड करो। फिर यहाँ पे तुमको सेल्फ वेट पूछता है, जॉइंट वेट, मेंबर वेट, एलिमेंट वेट, रेफरेंस और फ्लोर। एक एक करके समझाता हूँ कि सारी चीजें क्या होती है। सेल्फ वेट मतलब वही जो स्ट्रक्चर का अपन ने डेड वेट कंसिडर करते हैं, वही अर्थक्वेक की लैंग्वेज में सेल्फ वेट होता है। जॉइंट वेट इन द सेंस कि अगर तुम्हारे मॉडल में कहीं पे भी पॉइंट लोड या फिर नोडल फोर्सेस है तो वो सारे फोर्सेस को ये जॉइंट वेट्स में कंसीडर करेगा। मेंबर वेट मतलब जो भी अपन यूडीएल, यूबीएल या फिर कॉन्सेंट्रिक लोडिंग वगैरह लगाते हैं वो सब मेंबर वेट में आ जाती है। इसमें दो टाइप बोला है उसने, कॉन्सेंट्रिक कंटिन्यूस एंड यूएनआई इन द सेंस। ओके, ठीक है। एक तो है कंटिन्यूस जिसमें तुम्हारी पूरी बीम पे फोर्स लग जाएगा, और यूएनआई में तुम कुछ डिफाइन कर सकते हो कि बीम के एक कुछ डिस्टेंस पे ही तुम फोर्स अप्लाई कर पाओगे। एलिमेंट वेट्स में जो है वो तुम प्रेशर वगैरह दे सकते हो, अगर तुमने कुछ प्लेट वगैरह ऐड करके रखी है मॉडल में तो उस पर तुम अगर प्रेशर फोर्स लगाना चाह रहे हो तो वो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। रेफरेंस लोड जो है उसका अभी के लेवल पे अपने को कोई यूज नहीं है, तो ये मैं तुमको बाद में एक ओवरव्यू दे दूंगा कि रेफरेंस वेट्स होते क्या है। और फ्लोर वेट्स जो है वो नॉर्मली जैसे अपन वाई रेंज वगैरह देके फ्लोर लोड्स लगाते हैं वही फ्लोर वेट्स है। ठीक है, तो पहली मेथड क्या है कि या तो तुम यहाँ से सारे वेट वापस से कैलकुलेट करो और बिना डायरेक्शन के यहाँ पे अप्लाई करते जाओ, ये पहली मेथड है। लेकिन ये वाली मेथड थोड़ी लेंदी हो जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो अभी अपन इस मेथड को यहाँ से स्किप करते हुए एक सिंपल मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो उस मेथड के लिए अपने को यूज करना है स्टेट एडिटर। ठीक है, स्टेट एडिटर ओपन करने के लिए एक स्टेप तो यह है कि जो सबसे ऊपर तुम्हारा टूल बार है यहाँ पे जहाँ पे तुमको मैं
कर्सर दिख रहा है, ये वाला एक बटन होता है स्टेट एडिटर के लिए, या फिर तुम एडिट में जाना और यहाँ पे इनपुट कमांड फाइल जो है इसके ऊपर जाओगे तो एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, उस दिन जैसे मैंने तुमको बताया था कि एडिटर जो है वो तुम्हारे बैकग्राउंड की तुम्हारे ऐप की पूरी बैकग्राउंड की कोडिंग है। जो जो चीज़ें तुम वहाँ पे अप्लाई करते जाते हो वो एडिटर में एज अ फॉर्मूलेज या एज अ सेंटेंस जो है वो सेव होती जाती है। अब मैंने उस दिन ये भी बताया था कि अगर तुमको एडिटर में नोट्स ऐड करना है तो तुम एस्ट्रिक बनाओ, और एस्ट्रिक के अंदर तुम जो वो ग्रीन कलर में शो हो रहा तो उसको स्केल एडिटर एज अ कमांड कंसिडर नहीं करता है। जैसे ये ग्रीन कलर में शो हो रहा है तो ये अपन ने अपने रेफरेंस के लिए बनाया है। ठीक है, तो ऐसे ही उस दिन मैंने तुमको ये चीज़ बताई थी कि अल्फाबेट डेफिनेशन स्टार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको मैं 1 मिनट थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, अब जो मैंने हाईलाइट करके रखा है सिर्फ उतने पोर्शन पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कमांड तो नहीं, कमेंट ऐड किया है अपने रेफरेंस के लिए कि यहाँ से अल्फाबेट डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हुई है। तो जो इनपुट अपन ने वहाँ पे जनरेट करने के बाद दिए थे वो सेम इनपुट जो है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अपन ने जो 1890 सिलेक्ट किया है, जोन फैक्टर 0.24 है, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 है, इंपॉर्टेंस फैक्टर आई 1.5 है, सॉइल का फैक्टर 2 है। ठीक है, और डैम्पिंग रेशियो 5% लिया हुआ है, तो यहाँ पे 0.05 आएगा बिकॉज ये परसेंट में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें स्टैट ने बैकग्राउंड में कोड में करा हुआ है। अब द मेन थिंग इज कि अपन ने अर्थक्वेक में कोई फोर्सेस नहीं लगाया है ना। तो जब भी अर्थक्वेक में फोर्सेस लगाते हैं तो एक चीज ध्यान रखना कि अर्थक्वेक जो है वो कभी भी वाई डायरेक्शन में नहीं होता, वो हमेशा होता है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, है ना। तो अगर अपन स्टैट के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चलते हैं तो या तो तुम्हारा अर्थक्वेक का फोर्स एक्स डायरेक्शन में जाएगा या फिर तुम्हारा अर्थक्वेक का फोर्स वाई डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, अब अभी अपन ने जितने फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई किए हैं सारे अपन ने वाई में अप्लाई किए हैं, और अपन ये चाह रहे हैं कि जितने फोर्सेस अपने विदाउट अर्थक्वेक है, आई मीन डेड में 3 फोर्सेस है, लाइव में सिंगल फोर्स, ये सारे फोर्सेस उसको अपने को अर्थक्वेक में भी कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे मैंने जैसे तुमको बताया था कि ये जो है जितना मैंने हाईलाइट किया है ये तुम्हारा पूरा जो जो तुमने फोर्सेस लगाए हैं उसकी एक समरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो लोड नंबर 5 है, मतलब लोड केस नंबर 5, इसको अपन यहाँ पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये लोड केस नंबर 5 है, डेड। यहाँ पे उसने वही सेम चीज शो करी है, लोड 5 डेड, और इसका टाइटल अपन ने दिया है डेड। ठीक है, सेल्फ वेट अपन ने लगाया है बाय डायरेक्शन में -1 फैक्टर के साथ। ठीक, उसके बाद अपन ने यूनिवर्सल मतलब ग्लोबल बाय डायरेक्शन में -5.2 का यूडीएल लगाया है। ठीक है, और जिन जिन मेंबर पे लगाया है उनका नंबर यहाँ पे शो किया हुआ है जो मैंने हाईलाइट किया। उसके बाद अपन ने यूडीएल लगाया ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, और -5.2 जो है वो उसका फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, इसी सेम वे में फ्लोर के लिए उसने सिंटेक्स डिफाइन किया हुआ है, और ऐसे ही उसने लाइव में भी फ्लोर के लिए सिंटेक्स डिफाइन किया है। ठीक है, तो अपन ये जो सिंटेक्स है इसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट मार देते हैं। ठीक है, अगर मैं ये सारे फोर्सेस सेल्फ वेट से लेके फ्लोर तक के, मतलब सेल्फ वेट से लेके अपने लाइव तक के सारे फोर्सेस में कंट्रोल सी। ठीक है, और यहाँ पे जोन फैक्टर के नीचे मैं करता हूँ इसको कंट्रोल बी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अपने को सबसे पहले चेंजेस क्या करने की, डायरेक्शन हटानी है। अब सेल्फ वेट जो है नॉर्मल कंडीशन में हमेशा ग्रेविटी के डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अर्थक्वेक में तुम जब भी आते हो तो सेल्फ वेट जो है वो हमेशा एक्स और जेड में लगेगा। अब वो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है जिस डायरेक्शन में अर्थक्वेक बिल्डिंग पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बाय और माइनस को अपन ने हटा दिया। ठीक है, तो अर्थक्वेक की कंडीशन में सेल्फ वेट की वैल्यू क्या हुई, 1। ठीक है, अब मैंने तुमको जब आई एस 1893 पढ़ाया था तब एक चीज समझाई थी कि अर्थक्वेक की लैंग्वेज में लोड्स को हमेशा वेट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुमको स्टैट में कुछ भी चीज एडिट करनी है अर्थक्वेक की डेफिनेशन में, तो जहां जहां पे भी लोड्स है वहां पे उसका मेंबर वेट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने इसको एडिट
करके मेंबर वेट कर दिया। फोर्सेस तो अभी भी उन्हीं मेंबर्स पे रहेंगे जहाँ पे पहले थे। यहाँ पे भी सेम चीज होगी कि अपन क्या करेंगे, डायरेक्शन को हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोर को भी अपन वापस से क्या करेंगे, फ्लोर वेट, वही सेम चीज यहाँ पे। अब इसका तुम सिंटेक्स बाद लोड की इंटेंसिटी बताता है, उसके बाद एक्स की रेंज बताता है, फिर जेड की रेंज बताता है, और जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स अप्लाई किया है वो शो करता है। तो डायरेक्शन तो यहाँ से अपन ने रिमूव कर दी, और अपने को पता है कि वापस से ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा, तो अपन ने माइनस को भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो ये अपना जो फ्लोर वेट तुमने लगाया था वो यहाँ पे असाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद ये जो लोड टाइप वाली चीज है, ये यहाँ के सिंटेक्स से पूरी हटा देना, क्योंकि लोड टाइप अपन ऑलरेडी नीचे डिफाइन कर चुके हैं, तो अपने को यहाँ पे अलग से डिफाइन नहीं करना है लाइव या फिर डेड। यहाँ पे सारे लोड जो है वो कंबाइंड रहेंगे। फिर वापस से तुम इधर आए, तुमने फ्लोर वेट किया। ठीक है, सिमिलरली तुमने यहाँ से वाई डायरेक्शन हटाया, और यहाँ पे तुमने नेगेटिव साइन हटा के हमारी अर्थक्वेक की डेफिनेशन हो चुकी है यहाँ पे एंड। ठीक है, ये मैंने क्या किया है, जितने फोर्सेस अपन ने लोड के डिटेल्स में डाले थे विदाउट अर्थक्वेक, वो सारे फोर्सेस मैंने ऊपर जाके वापस से में जो चीजें चेंज करी है वो सारी चेंजेस तुमको यहाँ पे शो होने लग गए। सेल्फ वेट 1, मेंबर वेट में अपन ने 5.2 का ले लिया, फ्लोर वेट जो है वो उसकी रेंज इसने डिफाइन कर दी। यहाँ पे ये फ्लोर वेट की रेंज, यहाँ पे तुमको अर्थक्वेक की डेफिनेशन में फ्लोर वेट जो है वो शो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये सारे वेट जो अपन ने नीचे दिए थे यहाँ पे ऑटोमेटिकली कंसिडर हो चुके हैं। अब यहाँ से लोग फिर ऐड करो, तो ये बहुत कम्बरसम होता है, इसीलिए सबसे इजीएस्ट मेथड यही होती है, तो तुम नीचे से जो भी तुमने लोड्स लगाया उसको कॉपी करके ऊपर पेस्ट मार दो। ठीक है, एक दो बार तुम प्रैक्टिस करो, ये कुछ एरर आएंगे, लेकिन एक बार तुमको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि तुमको क्या चीजें हटानी है और क्या रखनी है, तो फिर अर्थक्वेक की डेफिनेशन तुम बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार वापस से रिवाइज करवा रहा हूँ अपन ने क्या क्या चीजें हटाई है। यहाँ से मैंने सेल्फ वेट लिया था, इसको मैंने ऊपर यहाँ पे जाके पेस्ट मारा। इसमें मैंने क्या रिमूव किया, डायरेक्शन और उसका साइन, और अपन ने हर वेट में डायरेक्शन और उसका साइन, ये दो चीजें रिमूव करी है। इसका ये रीजन है कि अर्थक्वेक का कोई कंपलसरी डायरेक्शन नहीं होता, वो तुम्हारा पॉजिटिव एक्स, नेगेटिव एक्स, कि अभी अपन ने क्या किया है, इसमें किसी को डाउट है क्या, तो बताओ, जल्दी बोलो। यस सर। सर। हाँ, तो कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। तो यहाँ पे अपन ने सारे फोर्सेस डेफिनेशन में ऐड किए, लेकिन अभी भी स्टैट में डेफिनेशन तुमने ऐड तो कर दी, लेकिन अभी भी ये फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेगा, मतलब अभी भी ये अर्थक्वेक एनालिसिस परफॉर्म नहीं करेगा। अब तुमको अगर अर्थक्वेक एनालिसिस परफॉर्म करवाना है, तो यहाँ पे लोड केस में तुमको अर्थक्वेक के केसेस बनाने पड़ेंगे। अब वो जैसे करते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही अपन जैसे ऐड करते हैं, ऐड में जाए, प्राइमरी में यहाँ पे अपन सिस्मिक सिलेक्ट करेंगे। अब अपने को पता है कि 4 डायरेक्शन में अर्थक्वेक आता है, तो सबसे पहले अपन ने ले लिया EQ प्लस एक्स, ऐड किया, फिर लिया अपन ने माइनस, ऐड किया, फिर लिया अपन ने EQ प्लस जेड को ऐड किया,
और फिर लास्ट में लिया अपन ने E2 माइनस Z। ठीक है, अब एक स्टैड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये एक रूल है, इसको रूल बोलो या लिमिटेशन बोलो, जो तुमको कंसिडर करना है, लेकिन जब भी तुम स्टैड में अर्थक्वेक फोर्सेस अप्लाई करते हो तो ये जो तुमको लोड केस नंबर दिख रहा है अर्थक्वेक का, ये हमेशा 1 2 3 4 ही होना चाहिए और ये हमेशा डेड और लाइव के ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, अब अभी तो यहाँ पे अपन ने डिफाइन कर दिया, अब ये तो डेड और लाइव के नीचे है, अब क्या करेंगे? तो वही सिंपल सी चीज़ है, एडिटर ओपन करो। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करो कि अर्थक्वेक का कहाँ दिया हुआ है, तो ये अपने अर्थक्वेक के लोड केसेस है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक है, तो ये वाले जो है केसेस, इसको अपने को डेड और लाइव के ऊपर लेके जाना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से अपन ने इसको किया कट, यहाँ पे अपन ने डेड के ऊपर इसको कर दिया पेस्ट। तो अब अपना सीरियल वाइज हो गया 1 2 3 4 5 एंड देन लोड नंबर 6। ठीक, वापस से अपन सिंटेक्स चेक करते, टूल्स में जाना, चेक सिंटेक्स, कोई एरर नहीं है, इसको क्लोज। यहाँ पे तुमको शो हो जाएगा कि तुम्हारे अर्थक्वेक के चारों केसेस जो है वो डेड और लाइव के ऊपर आ जाए। अब अपने को यहाँ डिफाइन करना है फोर्स। तो फोर्स डिफाइन करने के लिए बहुत इजी है, EQ प्लस एक्स में गए, ऐड किया, यहाँ पे तुम जाना सिस्मिक में। ठीक है, अभी अपन कौन से डायरेक्शन में है? एक्स में पॉजिटिव, तो फैक्टर क्या रहेगा? एक्स में +1, ऐड क्लोज। ऐसे ही अपन इधर नेगेटिव में है, ऐड किया अपन ने, इसमें डेफिनेशंस में डायरेक्शन एक्स है लेकिन फैक्टर क्या है? नेगेटिव, क्योंकि माइनस में लगा रहे हैं अपन, तो -1 ऐड। ठीक है, ऐसे ही अपन +Z के लिए करेंगे, डायरेक्शन टू Z फैक्टर 1, और ऐसे ही अपन -Z के लिए करेंगे, डायरेक्शन एट -Z फैक्टर -1। यहाँ पे तुम्हारा अर्थक्वेक का डेफिनेशन एंड होता है। ठीक है, मतलब तुमने क्या क्या किया है स्टैड में? सबसे पहले तुमने डेफिनेशन आई, डेफिनेशन में तुम सिस्मिक डेफिनेशंस में गए, यहाँ पे तुमने जोन फैक्टर और सारी चीज़ें डिफाइन करी। उसके बाद तुमने अर्थक्वेक में सारे वेट्स डिफाइन किए, जो कि मेंबर वेट, फ्लोर वेट और ये सारी चीज़ें डिफाइन करी। उसके बाद तुमने ये जो पूरी डेफिनेशन है ये क्रिएट करने के बाद इस डेफिनेशन को तुमने फोर्सेस के फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई किया चारों डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है स्टैड में अर्थक्वेक फोर्स को अप्लाई करने की। ठीक है, अभी तुमको थोड़ा लंबा प्रोसेस में भी लग रहा हो, बट बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, एक बार सेट हो जाएगा सॉफ्टवेयर पे हाथ तो बहुत इजीली हो जाती है वाली चीज़, है ना। अब आते हैं अपन कॉम्बिनेशंस पर। तो कॉम्बिनेशंस के लिए IS 475 456 दिख रहा है ये यहीं पे 456। सेकंड नंबर पे। तो ये अपन ने 456 ओपन किया, है ना, वही टेबल नंबर 18। तो टेबल नंबर 18 में अब मैं तुमको समझाता हूँ कि अभी तक अपन ने क्या देखा था कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 अपन इन दो को ही डील करते थे, कॉलम नंबर 4 तक अभी अपन नहीं आए थे। ठीक है, लेकिन अब अपन कॉलम नंबर 4 भी कंसिडर करेंगे। अब IS 456 के हिसाब से सबसे बेसिक सी चीज़ है, यहाँ पे उसने WL दिया है, WL मतलब विंड फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि व्हाइल कंसीडरिंग द अर्थक्वेक इफेक्ट सब्स्टिट्यूट EL फॉर WL। मतलब जहाँ पे तुम अर्थक्वेक कंसीडर कर रहे हो वहाँ पे जहाँ पे WL लिखा है
वहाँ पे तुम अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अर्थक्वेक फोर्स और विंड फोर्स IS 456 के हिसाब से कभी भी साथ में नहीं आता है। तब जिस टाइम पे तुम अर्थक्वेक का कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कॉम्बिनेशन में विंड नहीं आएगा, और जिस टाइम तुम विंड का कॉम्बिनेशन बना रहे हो उस कॉम्बिनेशन में अर्थक्वेक फोर्स नहीं आता है। ये टोटली डिफाइन करके रखा है बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर होती है कि तुम्हारी विंड भी मैक्सिमम फ्लो पे है और तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी का अर्थक्वेक भी आ रहा हो, है ना। तो अपनी बिल्डिंग की डिजाइन लाइफ में ये प्रोबेबिलिटी बहुत ही रेयर है। इस वजह से IS 456 ने बोला है कि या तो विंड या तो अर्थक्वेक, दोनों में से कोई एक चीज एक ही बार में कंसिडर करेंगे, है ना। तो अब अपन सबसे पहले कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पहला कॉम्बिनेशन तो वही बेसिक सा है, डेड प्लस इम्पोज, मतलब डेड प्लस लाइफ, है ना। अब डेड प्लस लाइफ के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.5 डेड, 1.5 लाइफ और 1.0 अर्थक्वेक कोलैप्स के लिए। उसके बाद 1.0 डेड, 1.0 लाइफ, और सर्विसिबिलिटी में अपन डेड और लाइफ के साथ अर्थक्वेक कंसिडर नहीं करते। तो पहले अपन ये दो कॉम्बिनेशन बनाते हैं। कॉम्बिनेशन और तो 1.5 डेड लाइफ और फिर 1.0। अब अपन ने क्या किया है, E2 के अर्थक्वेक के अपन ने 4 केसेस डिफाइन किए, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अपने को ये जो चीज़ है ये चारों केस में कंसिडर करना है, प्लस एच माइनस एच प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है। तो मतलब अपने पास 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1.5 डेड प्लस लाइफ प्लस 1.0 E2 प्लस एच, सेम में E2 माइनस एच, फिर प्लस जेड और माइनस जेड, ठीक है। तो ये अपन पहले आते हैं प्लस एच वाले पर। तो यहाँ से अपन ने डेड कंसिडर किया, लाइफ कंसिडर किया और E2 प्लस एच कंसिडर किया, ठीक है। इसके लिए फैक्टर है 1.5, लाइफ के लिए फैक्टर है 1.5 और E2 प्लस एच के लिए फैक्टर है 1। इसको अपन ने किया ऐड, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया। फिर अपन अगले कॉम्बिनेशन पे आते हैं। तो अगला कॉम्बिनेशन जो है, ठीक है, वो अपना क्या था, वो क्रिएट होगा 1.5 डेड प्लस लाइफ, है ना, प्लस 1.0 अर्थक्वेक माइनस एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो पहले अपन ने डेड लिया, फिर लाइव लिया, फिर माइनस एक्स लिया, ठीक है। तो ये हुआ 1.5 इधर, वापस से 1.5 एंड 1। तो अब तुम ये चीज नोटिस कर सकते हो कि अगर अपन ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने बैठे तो अपने को बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और ये बहुत ही हेलो, क्या मेरा लैपटॉप बंद हो गया है? मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ, है ना, वेट करना प्लीज। आवाज आ रही है? Yes. यस सर, आ रही है।
लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया, वो ऑन करके आई जाऊंगा। क्या हुआ? जो कुछ बोला क्या? कुछ क्या नहीं हो रहा है भाई। लैपटॉप इसका? हाँ वो क्या हुआ? कुछ नहीं। विजिबल है ना ये सबका? यस सर। ठीक है, तो लैपटॉप बंद हो गया तो फटाफट ऑफिस वही दिक्कत।
है ना। तो देखो ऐसे अगर अपन कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाती है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए अपन वापस से आते हैं एडिटर पे। तो एडिटर में क्या होता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो इस फॉर्म में कुछ अपने को शो होता है। ठीक है, तो अपन अपने लिए एक कमेंट ऐड कर लेते हैं जहाँ से अपने को ये क्लियर हो जाए कि कॉम्बिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो है ये अपना लास्ट फोर्स था जो कि अपन ने लगाया था, तो अपन ने कमेंट ऐड कर लेते कि यहाँ पे लोडिंग वाला पोर्शन एंड हुआ है और यहाँ से अपने लोड कॉम्बिनेशन जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन का एक सिंटेक्स है। सिंटेक्स क्या है कि पहले लोड कॉम्बिनेशन LOAD बताता है, उसके बाद नंबर 7। ठीक है, नंबर 7 जो है अपना लोड कॉम्बिनेशन का नंबर है। ठीक, उसके बाद ये जो चीज़ें जो मैंने हाईलाइट करी है ये नेम है जो कि अपन ने वहाँ पे एंटर किया था, है ना। अब इसका मेन सिंटेक्स क्या है कि 5, तो 5 मतलब यहाँ पे ये लोड केस जो अपन ने डिफाइन किया था वो है। तो अपन ने 5th नंबर पे क्या डिफाइन किया था, डेड, है ना। तो 5 इंटू 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ डेड। उसके बाद 6 इंटू 1.5 मतलब 1.5 टाइम्स ऑफ केस नंबर 6 जो कि अपना लाइव, है ना। और 1.0 टाइम्स ऑफ 1, तो 1 जो है वो है अपना EQ प्लस एक्स। ठीक है, सिमिलरली इसने यहाँ पे ये वाली चीज़ तो सेम रहेगी क्योंकि अपना 1.5 डेड प्लस लाइव है। यहाँ पे जो अपना केस है वो 1 की जगह क्या हो गया, 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई पे 1.0 आ गया, है ना। तो अपन इसी को कॉपी करते हैं और सारे केसेस बनाते हैं। ठीक है, तो अपने को जो अगला कॉम्बिनेशन बनाना है वो सबसे पहले उसका नेम देते हैं, वो आएगा अपना यहाँ पे EQ प्लस जेड। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। यहाँ पे नंबर 8 की बजाय नंबर 9 हो जाएगा और यहाँ पे नंबर 2 की बजाय हो जाएगा नंबर 3, क्योंकि अपना प्लस जेड का जो केस है वो है नंबर 3, है ना। सेम वे में अपन माइनस जेड का बनाते हैं। तो वापस से इसी को मैंने सिलेक्ट किया, ये पेस्ट मारा मैंने। ठीक है, इसका नंबर हो जाएगा लोड कॉम्बिनेशन नंबर 10 और यहाँ पे हो जाएगा EQ माइनस जेड और यहाँ पे 3 की जगह हो जाएगा नंबर 4, है ना। एक बार अपन वापस से चेक कर लेते हैं कि सिंटेक्स में मिस्टेक। तो यहाँ पे जो अपन ने कॉम्बिनेशन वहाँ पे टाइप किए थे वो यहाँ पे अपने को शो होने लगता है ना। तो एडिटर जो है वो इसलिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ है क्योंकि कॉम्बिनेशन बनाना और दूसरी चीज़ें करना एडिटर में काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। तो ये अपन ने कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया, डेड लोड प्लस लाइव लोड लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स स्टेट। अब सेम लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में आते हैं। तो सर्विसिबिलिटी में सिर्फ यही है कि 1.0 डेड और 1.0 लाइव। तो इसको ये सिंपल कॉम्बिनेशन है तो इसको अपन यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन में जाए, डेड प्लस लाइव, है ना। तो यहाँ से अपन ने 5th नंबर सेलेक्ट किया, नंबर सेलेक्ट किया, ऐड किया, तो ये अपना रो कॉम्बिनेशन नंबर 11 जनरेट हो गया। अपन वापस से आता है, तो ये अपनी फर्स्ट रो के सारे कॉम्बिनेशन अपन ने जनरेट कर लिए, कोलैप्स के भी और सर्विसिबिलिटी के भी। अब अपन देखते हैं डेड प्लस विंड, तो विंड तो अभी है नहीं तो अपन इसको अर्थक्वेक कंसिडर करेंगे। अभी पहले कॉम्बिनेशन में क्या था, डेड प्लस लाइव प्लस अर्थक्वेक। अब इस कॉम्बिनेशन में क्या है, सिर्फ डेड है, डेड के साथ अर्थक्वेक है, लाइव फोर्स अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, 1.5 या फिर 0.9। ठीक है, अब इसमें ये वाला पॉइंट जो है ये दिया हुआ है कि फॉर द लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी द वैल्यू ऑफ गामा एफ given in this table are applicable for the short term effect. While assessing the long term effect due to creep and dead, the part of the live load likely to be permanent may only be considered. ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि this value is to be considered when the stability against overturning or stress reversal is critical. तो ये वाली लाइन क्या बोल रहा है कि सबसे पहली बात कि 1.5 से 0.9 में अपन कैसे सिलेक्ट करेंगे कि अपने को कौन सा टर्म लेना है। तो अपन 0.9 वाली टर्म्स को उसी केसेस में लेंगे जहाँ पे अपने को स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवर टर्निंग जो है उसको मेजर कंसिडर करना है।
तो स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग अपन कौन से स्ट्रक्चर्स में मेजरली कंसीडर करते हैं, जैसे कि अपनी शेयर वॉल्स हो गई, उसके अलावा बाउंड्री वॉल्स हो गई, ठीक है, अपने ऐसे कॉलम्स हो गए जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और उनमें बीच में कोई इंटरमीडिएट सपोर्ट नहीं है, तो उन केसेस में अपन जनरली स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग को कंसीडर करते हैं। तो ये केस में अपना एक बहुत ही सिमेट्रिकल सिंपल सा स्ट्रक्चर है, तो अभी अपन 0.9 के फैक्टर को इग्नोर करते हुए 1.5 का फैक्टर कंसीडर करेंगे। तो अभी अपना कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1.5 डेड प्लस 1.5 अर्थक्वेक कोलैप्स के लिए, और 1.0 डेड और 1.0 अर्थक्वेक सर्विसिबिलिटी के लिए, है ना। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अपन बनाते हैं, तो एडिटर से बना देते हैं, तो तुमको दोनों चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, है ना। अब जो अपना कॉम्बिनेशन आएगा उसका नंबर आएगा 12, है ना। पहले अपन बनाते हैं कोलैप्स के लिए, तो कोलैप्स के लिए क्या था, 1.5 टाइम्स ऑफ एड प्लस EQ प्लस H, है ना। डेड के लिए अपना लोड टेस्ट नंबर कौन सा है, 5, तो 5 इंटू 1.0, तो यहाँ पे 1.0 की बजाय क्या आ जाएगा 1.5, और EQ प्लस H के लिए क्या है नंबर 1, तो 1 इंटू 1.5, तो ये अपना कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ, है ना। अब ऐसे ही अपने को काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, तो अब अपन इधर आते हैं, तो ये हो जाएगा लोड कॉम्बिनेशन नंबर 13, और इसी को तो यहाँ पे हो गया लोड कॉम्बिनेशन नंबर 13, EQ प्लस H की जगह EQ माइनस, और यहाँ पे माइनस H का केस नंबर आ जाएगा, मतलब नंबर 2, है ना। फिर अपन ने वापस से इसी को कॉपी किया नीचे है। अब प्लस जेड और माइनस जेड के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोड केस नंबर 14, यहाँ पे हो जाएगा माइनस H की बजाय प्लस जेड, और यहाँ पे 2 की जगह हो जाएगा नंबर 3, है ना। और फिर अपन सेम वे में बनाएंगे माइनस जेड के लिए, तो माइनस जेड के लिए हो जाएगा नंबर 15, इधर हुआ माइनस और इधर 3 की जगह हुआ 4, तो ये अपने 4 कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए कोलैप्स के लिए। सेम वे में अपन सर्विसिबिलिटी के लिए भी बना सकते हैं, है ना। तो ये वाले जो कॉम्बिनेशन अपन ने बनाए थे वो यहाँ पे क्रिएट हो गए, ठीक है। तो सेम वे में सर्विसिबिलिटी के कॉम्बिनेशन बनेंगे 1.0 डेड प्लस 1.0 अर्थक्वेक, लास्ट में कॉम्बिनेशन जो दिया हुआ है इसमें डेड, लाइव और अर्थक्वेक तीनों को 1.2 के फैक्टर के साथ कंसीडर किया हुआ है, ठीक है। पहले वाले कॉम्बिनेशन में अपन ने डेड और लाइव को 1.5 लिया था और अर्थक्वेक को 1.0 लिया था, लेकिन जो लास्ट कॉम्बिनेशन है इसमें इन्होंने तीनों फैक्टर्स को 1.2 से कंसीडर किया हुआ है। तो सेम वे में अपन इधर कॉम्बिनेशन बनाएंगे कोलैप्स के, और ये 3 कॉम्बिनेशन बनाएंगे सर्विसिबिलिटी के, जिसमें 1.0 डेड, 0.8 लाइव और 0.8 अर्थक्वेक दिया हुआ है। तो ये वाला टेबल जो है ये अपने को स्टैट में इस तरीके से यूज में लेना है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन बनाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी समझ में आएगा कि बिल्डिंग का बिहेवियर ओवरऑल सारे फोर्सेस के अंडर में कैसा आ रहा है ना। तो ये कॉम्बिनेशन बन गए। अब आज का तुम्हारा ये एक टास्क है कि अभी मैंने इतने कॉम्बिनेशन बनाए हैं, ठीक है। अब इसमें कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के 4 कॉम्बिनेशन, इधर के 4 कॉम्बिनेशन और इसके 4 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मतलब टोटल कितने कॉम्बिनेशन हो गया, 12 कॉम्बिनेशन बचे हुए हैं अभी। तो ये वाली फाइल में व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूंगा क्लास के बाद, तो ये बचे हुए 12 कॉम्बिनेशन तुमको बना के देना, ठीक है। और कोशिश करना कि एडिटर से बनाओ, ना कि यहाँ से 12 कॉम्बिनेशन बनाने बैठे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो एडिटर से बनाना, ठीक है। कुछ एरर वगैरह आएगा तो अपन देख भी लेंगे कि किसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वाला एक होमवर्क कंसिडर कर लो, तो हो जाएगा ना कल शाम तक। सर हाँ मन, सर वो जो 7 नंबर का लोड कॉम्बिनेशन है ना वो सर उसको एडिटर में समझा दीजिए एक बार। 7 नंबर का ये वाला, यस सर एडिटर में समझा दीजिए सर। हाँ। देखो ये वाला है कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो ये इसका सिंटैक्स है, ये स्टैट का डिफॉल्ट है जो मैंने हाईलाइट करके रखा है। कोई भी लोड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है तो सबसे पहले लोड कॉम्बिनेशन, उसके बाद उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो नंबर इसमें 7 ऐसे डिसाइड किया कि अपन ने 6 नंबर तक जो है वो लोड डिफाइन करके रखे, तो 7th नंबर से कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद जहाँ पे अपन ने जो नाम दिया हुआ है, ठीक है, वो शो होता है। उसके बाद जो पहला लेटर है जिसको मैंने हाईलाइट करा है नंबर 5, ये जो है ये तुम्हारा डेड लोड जो अपन ने कंसीडर किया था। कॉम्बिनेशन क्या है, 1.5 इंटू डेड प्लस 1.5 इंटू लाइव प्लस 1.0 इंटू अर्थक्वेक, है ना। तो डेड का केस कौन सा है अपना नंबर 5, तो 5 इंटू 1.5। लाइव का केस कौन सा है अपना नंबर 6, तो 6 इंटू 1.5। और ई क्यू प्लस एच का है नंबर 1, तो 1 इंटू 1.0, है ना। तो पहले अपना केस नंबर आता है, उसके बाद अपना गामा एफ की वैल्यू आती है, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है जिससे अपने को अपने पर्टिकुलर लोड केस को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इसका सिंटैक्स है। तो सारे लोड केसेस में सेम वे में ही होता है ना। इसमें तुमने थोड़ी सी भी कुछ मिस्टेक करी तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो ये इतना सा एक होमवर्क है तुम्हारे लिए कि ये सारी चीज़ें तुम सारे कॉम्बिनेशन ऐड करके लाना, है ना। तो उसके बाद फिर अपन सारे कॉम्बिनेशन के साथ कल देखेंगे कि इसमें बीबी जो बेस ईयर वगैरह है वो अपन कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा अर्थक्वेक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हो चुकी है स्टैट में, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या? सर तो फॉर्मूले भी कुछ काम आएंगे क्या? फॉर्मूलेज देखो ऐसा है कि फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, बिकॉज अगर तुम कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिजाइनिंग कर रहे हो तो जब तक तुमको उसका बेसिक ही पता नहीं होगा कि सॉफ्टवेयर वर्क कैसे कर रहा है, तो तुम कभी सॉफ्टवेयर में यही नहीं पता कर पाओगे कि उसने सही आंसर दिया या नहीं सही आंसर दिया, ठीक है। बिकॉज सॉफ्टवेयर में अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती करी इनपुट डालने में तो वो तुमको आउटपुट तो हमेशा दे ही देगा, है ना। इसलिए तुमको बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए कि एटलीस्ट तुम कौन से जोन में बिल्डिंग कंसीडर कर रहे हो, एंड जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो उस जोन के लिए तुमको क्या पैरामीटर्स डिफाइन कर रहा है। जब तक वही आइडिया नहीं होगा तो अपन डिजाइनिंग कैसे करेंगे। तो ये चीज़ थी अभी। और एक और चीज़ बताता हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अपन ज़्यादा डीप में तो जाएंगे नहीं, ठीक है। अभी अपन जो देख रहे थे वो था IS 1893 और IS 456। एक और अर्थक्वेक के लिए कोड डिफाइन किया हुआ है जो मैंने तुमको अर्थक्वेक की फर्स्ट क्लास में बताया था, वो है 13920। उसमें 13920 दिख रहा है क्या? ये रहा। 13920 कहाँ यूज में आता है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स के लिए पहले तो इसका अपन टाइटल पढ़ते क्या है, डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ आरसीसी सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस, ठीक है। ये इसका पहला रिवीजन है। तो 13920 ऐसे ही स्ट्रक्चर्स के लिए अपन यूज करते हैं जिसको अपन ने बेसिकली अर्थक्वेक के लिए डिजाइन किया है, ठीक है ना। अब दो टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। पहले स्ट्रक्चर्स वो जिनको तुमने जोन 2 में डिजाइन किया है, तो जोन 2 में डिजाइन करे हुए स्ट्रक्चर्स अगर तुम्हारे नॉर्मल है, मतलब G+3 G+4 तक है, तो ऐसे केसेस में जनरली कोई भी अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडर नहीं करता। लेकिन अगर तुम्हारी हाई राइज स्ट्रक्चर है, G+10 है, G+15 है, उससे और ज़्यादा बड़ी स्ट्रक्चर है, या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, तो उन सब में अपने को जोन 2 में होने के बावजूद भी अर्थक्वेक फोर्सेस कंसिडर करना पड़ेंगे। तो ऐसे स्ट्रक्चर जिन पे अपन ने अर्थक्वेक फोर्सेस लगाए हैं, ठीक है, उनके लिए डिटेलिंग अपन IS 456 के हिसाब से नहीं करते, उसमें अपन डिटेलिंग देते हैं IS 13920 के हिसाब से, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा कोड है। मैंने उसी दिन तुमको फर्स्ट क्लास में बता दिया था कि जब भी कोई इंडियन स्टैंडर्ड तुम पढ़ो तो सबसे पहले उसका स्कोप पढ़ना, ताकि तुमको यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाए कि इसको तुम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इसकी क्या क्या लिमिटेशंस है ना। और इसके बाद अगर अपन नीचे आते हैं तो इसने वही तुमको नॉर्मल डेफिनेशन दी है।
अब इसमें जो बेसिक चीज़ें होती है मैं तुमको वो बता देता हूँ, जैसे कि ये लॉन्जिट्यूडनल रेनफोर्समेंट वगैरह के बारे में इसने दिया है कि अगर तुम्हारे बीम्स में तुम्हारे मिनिमम डायामीटर के पार कितने होने चाहिए, उसमें मिनिमम लॉन्जिट्यूडनल स्टील का रेशियो कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रेशियो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद तुम्हारी डेवलपमेंट लेंथ किस तरीके से एंकर मतलब एंकरेज लेंथ किस तरीके से कॉलम में जाना चाहिए, ये फर्स्ट डिटेलिंग के पॉइंट्स हैं, है ना। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स में अपन यूज नहीं करते। उसके बाद तुम्हारे स्टिरअप्स जो है, स्टिरअप्स किस हिसाब से डिज़ाइन होना चाहिए, तो ये सब थोड़ा हाई लेवल है। तो अभी अगर मैं तुमको ये समझाने भी बैठूंगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं भी समझा पाऊंगा इतना प्रॉपर्ली, तुम भी इतना प्रॉपर्ली समझ पाओगे। बट एक ओवरऑल तुमको मैं बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। कि स्टोर के हिसाब से तुम जब भी डिज़ाइन करते हो 13920 के हिसाब से, तो जो अपने स्टिरअप्स होते हैं बीम्स में, तो एक टोटनेट डिस्टेंस दी है L/4 की, ठीक है। L/4 फ्रॉम द फेस ऑफ सपोर्ट, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारी मान लो यही बीम है, इस बीम में अगर तुम फेस ऑफ सपोर्ट से L/4 तक की डिस्टेंस लेते हो, तो वहां पे तुमको स्टिरअप्स की स्पेसिंग पास में रखनी है, ठीक है। और वो L/4 के बाद में तुम स्टिरअप्स की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हो, ठीक है। मतलब बीम के बीच में तुम स्टिरअप्स की स्पेसिंग बढ़ा सकते हो, और दोनों एंड से L/4 में स्टिरअप्स की स्पेसिंग पास में रखनी है। इसका सिर्फ एक ही रीजन है कि बीम में, अच्छा अब तुम बताओ, मैंने तुमको फर्स्ट क्लास में बताया था कि बीम में अपन स्टिरअप्स क्यों प्रोवाइड करते हैं। सर ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट सर, वहाँ पर शियर मैक्सिमम रहता है ना, तो एक्स्ट्रा बार अपन प्रोवाइड करते हैं सर एंड सपोर्ट्स पे, तो इसलिए उसका होल्ड करने के लिए अपन स्पीड ज्यादा प्रोवाइड करते थे। हाँ राइट। तो बस वही रीजन होता है कि जब अर्थक्वेक फोर्सेस आते हैं तो बिल्डिंग में शियर जो है वो इंक्रीज होता है। तो वो शियर को कंपनसेट करने के लिए अपन एक L/4 की डिस्टेंस होता है, L/4 की डिस्टेंस पे बीम में स्टेटस को थोड़ा पास में रखता है, ठीक है। तो ये 13920 में दिया हुआ है, ये चीज़ तुमको 4.6 में नहीं मिलने वाली। ऐसे ही कॉलम के लिए भी इन्होंने दिया हुआ है, बट कॉलम के लिए जनरली इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता साइड पे, क्योंकि प्रैक्टिकली वो चीज़ करना थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। उसका एक डायग्राम, हाँ ये रहा कॉलम और जॉइंट की डिटेलिंग, ठीक है। तो ये डिटेलिंग क्या बोलती है, इसमें कोड ये कहता है कि अगर तुम्हारा बीम के फेस से H/4 तक का डिस्टेंस है, तो वहां पे तुम स्टिरअप को पास में रखो, उसके बाद फिर बीच में स्प्लाइस कनेक्शन दो, और फिर वापस से स्टिरअप को H/4 तक पास में रखो। तो इतना डिटेलिंग कॉलम में करना साइड पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस वजह से साइड पे ओवरऑल अपन स्टिरअप की डिस्टेंस कॉलम में नेचुरली जो दी जाती है वही देते हैं, इतना ज़्यादा अपन फॉलो नहीं कर पाते। तो ये वाला कोड जो है ये तुमको आगे जाके यूज में आ सकता है, जब मतलब आ क्या सकता है, आएगा ही जब तुम जाओगे वेब डिजाइनिंग में, ठीक है। तो अभी अपन इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, बट एक ओवरव्यू दिया है मैंने कि इसका यूज क्या होता है। तो जब भी तुमको टाइम मिले तो एक बार इसको रीड आउट कर सकते हो। 13920 ये ग्रुप पे शेयर किया था आई थिंक, मैंने उससे किया हुआ है या नहीं किया हुआ है मैंने। मैंने शेयर कर दिया था, दोनों शेयर करे थे, 1890 और 13920 दोनों कर दिए। ठीक है। तो अब तुम पहले तो असाइनमेंट कंप्लीट करना कल की क्लास से पहले, और फिर अपन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मैं अर्थक्वेक को एंड कर दूंगा स्टार्टिंग के आधे घंटे में। उसके बाद अपन विंड के बारे में देखेंगे कि विंड फोर्सेस कैसे स्टैट में अप्लाई करना है ना। तो विंड का कोड मैं अभी शेयर करता हूँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेना उसका, और फिर कल की क्लास में देखते हैं। अभिषेक अटेंडेंस ली क्या?